नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अनुपम मिश्र जी। हम लोगों की दोस्ती भी काफी चर्चित हो जाती है जब लोग ही कहते हैं कि भाई लाइए लाइए, तो हम लोग साथ में मिलते हैं, अलग अलग समय पे बैठते हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ कम दिखते हैं। लेकिन जब मसला ऐसा हो जिस पर मुझे लगता है कई सारे लोगों की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि एसआईआर एक ऐसी घटना बिहार के चुनाव के साथ खत्म नहीं हुई है अनुपम जी, बल्कि बिहार के चुनाव ने और एसआईआर से मुझे लगता है कि डरा दिया है शायद। क्योंकि होना तो ये चाहिए था, इतना स्मूथ चुनाव हुआ, कोई रिपोलिंग नहीं हुई, कहीं 65 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, इसके बावजूद कोर्ट में पहुंचे। एक तो पहले से ही मामला पूरे देश में एसआईआर कराने के लिए उसके खिलाफ में पहुंच गए, और अब केरल, उत्तर प्रदेश और कई राज्य जिनमें ये एसआईआर होना है उन सब के लिए अदालत में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ भी लिया है, सवाल भी कर रहा है, और ममता बनर्जी कल चिट्ठी लिख चुकी है कि साहब हमारे यहाँ जो है एसआईआर आप बंद करा दीजिए, क्योंकि लोग तनाव में मर रहे हैं। वो कई सारी चीजें दे रही हैं। जबकि आज अमित शाह बीएसएफ रेजिंग डे में बोल रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा, एसआईआर होगा। तो ये डर किस चीज का है? ये बार बार है, मैं हर समय समझ में नहीं आ रहा कि ये डर क्या है। अच्छा देखें, 11 एसआईआर हो चुकी हैं। 1950 से लेकर अब तक 11 बार एसआईआर हो चुका है। डर अब आ रहा है। ईवीएम पहली बार इस्तेमाल हुई पूरे देश में 2004 में, और वो चुनाव कांग्रेस ने जीता। डर ईवीएम से। पूरे देश में चुनाव सबसे बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की 2014 में हुई। वो चुनाव सोनिया गांधी द्वारा अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स के अंडर में सोनिया गांधी के चुनाव आयोग में उनके ईवीएम से हुई थी। तो यानी जब एसआईआर हो रही है, अब आप देखिए जो आखिरी एसआईआर हुई थी, आखिरी एसआईआर वही हुई थी 2003-2004 में, 2003। और वो चुनाव किसने जीता? कांग्रेस ने। सही, कांग्रेस ने। पहला ईवीएम से पूरा चुनाव कब हुआ? 2004 में। वो चुनाव किसने जीता? कांग्रेस ने। डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि जब पिछली बार एसआईआर हुई थी, और पिछली बार जब ईवीएम यूज किया गया था, वो अटल बिहारी की सरकार थी। उन अटल बिहारी की सरकार जो एक वोट से गिर जाती थी, जिनका इलेक्शन मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था। ये वो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो वहां भी सरकार बना लेती है जहां इनका एक भी सांसद, एक भी विधायक नहीं जीतता। नॉर्थ ईस्ट में आपके सामने एग्जाम्पल है, बिना विधायक की सरकार बना लेती। तो ये सारा अंतर इस बात का है। 11 बार एसआईआर हो चुकी, पर नरेंद्र मोदी के एसआईआर से डर लगता है। राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे, पर नरेंद्र मोदी की ईवीएम से डर लगता है। सोनिया गांधी बिना किसी नियम के चुनाव आयुक्त अपॉइंट करती थी, नरेंद्र मोदी ने अपॉइंटमेंट के लिए कानून बना दिया, पर डर लगता है। सारा अंतर ये है थोड़ी सा। इट इज नॉट अबाउट द इलेक्शन कमीशन और ईवीएम और एसआईआर, इट इज ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी। डर ना एसआईआर से है, ना ईवीएम से है, ना चुनाव आयोग से है। डर सिर्फ नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि बंदा हारता नहीं। लेकिन इस डर पे जो है आपका मतलब ये जो एसआईआर की प्रोसेस है केरल में शुरू होनी थी। केरल में तो इतना ज्यादा बीजेपी वहां ताकत में भी नहीं है कि भाई एकदम कोई कह दे कि सत्ता में आ रही है, मतलब कोई कह दे, ये मैं कह रहा हूं। तमिलनाडु में भी नहीं है। तमिलनाडु में भी एआईडीएमके के साथ मिलकर अगर वो एंटी इनकम्बेंसी होगी और वो होगी तो आएगी। और बंगाल में आपने देखा कि लड़ाई में है, लेकिन ये नहीं। तो ये इतना ज्यादा डर का कोई कारण तो मौजूद होगा, ये करा रहे हैं एसआईआर के लिए। वो कुछ कहना तो चाह रहे होंगे कि क्या है डर, उनको क्या है। क्योंकि जो 26 जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 26 नवंबर को सुनेगी। केरल सरकार ने कहा है कि साहब अब इसको रुकवाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो चल रहा है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और हमारे पास जो है कर्मचारियों की कमी है। तो ये सब चीजें
इशारा किस तरफ करती है? भाई उनको डर क्यों लगता है? आपने ये तो बताया कि उनको मोदी के उससे डर लगता है, लेकिन कारण क्या है? देखिए, केरल वाली जो उन्होंने प्ली ली है सुप्रीम कोर्ट में, वो मुझे किसी हद तक जस्टिफाइड लगती है। पुनीत साहब, केरल में चुनाव होने हैं मई 2026 में। अब ऐसे में अगर उनके स्थानीय चुनाव चल रहे हैं तो उसके बाद भी एसआईआर हो सकती है। आपको एक ही महीना तो लगता है, वो एक किसी हद तक जस्टिफाइड है। बंगाल में तो ममता बनर्जी ऊटपटांग कारण बता रही है कि हमारे लोग खेतों में बिजी हैं, ऑल दैट, खेती में दिक्कत आएगी, इस तरह की बेकार। और तमिलनाडु के पास तो कोई कारण ही नहीं है। डर फिर वही सी बात का है। आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा था एसआईआर कराने से पहले हम बिहार के नतीजे देखना चाहेंगे। यानी अगर बिहार में एसआईआर के बावजूद तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं, और अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं तो हमें एसआईआर से दिक्कत है। दिक्कत एक और भी है, आपने देखा होगा तकरीबन हर राज्य से विपक्ष के ही नेता अलग अलग वीडियो पर बोलते हुए पाए गए हैं। अब आपने देखा होगा वहां पे कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी कैसे बताते हैं कि ममता बनर्जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक फर्जी वोटर्स का गैंग बना रखा है। तो संजय दीक्षित साहब एक बड़ा दिलचस्प जुमला बोलते हैं कि बंगाल में जितने मृतक हैं सब वोट डालते हैं, जितने लोग ऑफिशियली डेड हैं सबके वोट पड़ जाते हैं। बंगाल से इस समय आपने देखा है कि एकदम भगदड़ मची हुई है बांग्लादेशियों की, रोहिंग्या की, और इसका कारण भी खुद ममता दीदी हैं। उन्होंने एसआईआर को एनआरसी नाम दे दिया। एक मामूली एसआईआर से डरकर लोग भागे जा रहे हैं कि साहब जेल चले जाएंगे, एनआरसी हो रहा है। और मजेदार बात यह कि जो लोग भाग रहे हैं उन सबके पास आधार कार्ड है, उन सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, उन सब ने अब तक वोट डाला है। वो सब अभी तक वोटर थे। आप सोचिए 34 लाख आधार कार्ड वहां पे क्या खत्म हो गए, इसलिए कि वो उन लोग अब इस दुनिया में नहीं, पर उन सब 34 लाख लोगों के नाम से अनाज जा रहा है, सारी सरकारी सुविधाएं जा रही हैं, वोट पड़ रहा है। अब ये जो व्यवस्था है, अच्छा ममता अगर इस व्यवस्था को बना सकती हैं तो इस व्यवस्था को सबसे बेहतरीन वामपंथी बना सकते हैं। तो केरल में भी डर है। और जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, वहां तो स्टालिन एक राजा की तरह पेश आ रहे हैं। आपको मालूम, कुछ भी कर सकते हैं। और तमिलनाडु में तो सबसे ज्यादा दांव पे लगा है उनकी समझ में, क्योंकि वहां पर एक जनरेशन पास ऑन, जैसे वो लालू यादव अपनी सत्ता पास ऑन कर रहे थे बिहार में तेजस्वी को, उसी तरह वहां पे वो उदयनिधि स्टालिन को लाने के लिए, बैठाने के लिए बेताब है। खुद एमके स्टालिन की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती, आपने देखा वो बहुत देर खड़े नहीं रह पाते हैं, उनके शरीर में कंपन होने लगता है। तो वो परेशान है अपने साहबजादे को गद्दी पर बैठाने के लिए। तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते पंडित साहब। चलिए, आज ये तो हमने, चूंकि खबर का अपडेट हो रही थी, खबर कई सारी चीजें थी, लेकिन जो ये मामला चल रहा है उमर खालिद, और उसमें कोर्ट में तो चल ही रहा है, कोर्ट में कोई चलने में कोई दिक्कत नहीं। अभी तो जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद फैसला भी होगा। आपने कल बड़ा ट्वीट भी किया, उसको लिखते हुए ट्वीट किया, इसलिए मैंने वो देखा। नहीं, मैंने ट्वीट नहीं, चूंकि वो एक लंबा वीडियो है जो कि हमारे एएसडी राजू साहब ने चलाया है। तो उस लंबे वीडियो में जो जो कुछ कहा गया है शर्जील इमाम द्वारा, उन सबको मैंने लिख दिया है। यानी अगर कोई व्यक्ति पूरा इतना लंबा वीडियो देखने के लिए तैयार ना हो तो उसका नटशेल उसको, क्योंकि मेरी नजर में इससे ज्यादा दुस्साहसी, इससे ज्यादा आतंकी बातें मैंने इसके पहले नहीं सुनी। और उससे बड़ा आश्चर्य है कि आधा देश उसकी जमानत चाह रहा है। ऐसी बातें तो पाकिस्तान में बैठे हुए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोग नहीं करते जैसी ये बातें कर रहा है। इसलिए मैंने वो ट्वीट बनाया। हाँ, तो आपके ट्वीट से ही मैं कह रहा हूं कि वो इस तरह की बातें लगातार एक ही चीज। अच्छा, ये नैरेटिव ताकतवर कैसे होता है? कल पहली बार मुझे लगता है कि इस देश की अदालत में पहली बार किसी सरकारी वकील ने इस बात को, मतलब सरकार की तरफ से, मतलब पुलिस की तरफ से, वो एसजी बहस कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखें, पहली बार इतने क्लियर मैंने देखा कि वो ये नैरेटिव भी बता रहे हैं
वो पढ़े लिखे आतंकियों पर भी बात कर रहे हैं। फर्स्ट वो ये भी पहली बार है ना, मैं यही कह रहा हूं, पहली बार मैंने सुप्रीम कोर्ट में सुना और वीडियो भी चला के, यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अब देखिए आप पानी सर से उतर रहा है। तो ये सवाल मुझे लगता है कोर्ट से ज्यादा बताया जा रहा था, या उन आतंकियों को जिनको हाई कोर्ट भी सुनने से इनकार कर रहा, भाई जमानत नहीं दे रहा, बेल, बहस हुई होगी। और कल ये भी बताया गया, चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए, मतलब एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि साहब ये जो देरी का परसेप्शन है हम पे लगाया जा रहा, और चूंकि ये हर कोई लगा रहा, चाहे जो भी मुस्लिम जो कट्टरवादी इकोसिस्टम का हिस्सा है, मैं उसको ये मानता हूं कि वो उसमें देश और काल सीमाएं नहीं होती हैं, वो कट्टरवाद का सिस्टम है। उस इकोसिस्टम ने सबने इस देश के लोगों के जहन में भर दिया है कि साहब वो जो है देर कर रही है, अदालतें सुन नहीं रही हैं, ये कोशिश है। कल उन्होंने कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, क्लियर कट बताया, हालांकि इसको चंद्रचूड़ बता चुके थे, लेकिन कोर्ट में अक्सर मैंने सुना नहीं इस तरह से कहते हुए कि देखिए ये किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में जैसे ही इनकी बेल पर सुनवाई आती है तो किस तरह से लीक आता है। ये क्या है, ये शिफ्ट चेंज है, अदालत को बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस देश में खास तौर से आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत नजर रखते हैं इस तरह की, आपको याद होगा किस तरह से सीआरपीएफ पर जब हमला हुआ था रामपुर कांड, उसके सारे लोग छूटे। इसके अलावा एक और जो मुर्तजा केस था उसमें सब छूटे। तो ये कोर्टों को ये इशारा देने की कोशिश कर रही है सरकार, बता रही है कि हम तो कानून बना रहे हैं, हम पकड़ भी रहे हैं, हम सबूत उन कानूनों के मुताबिक भी ला रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है माय लॉर्ड, ये आपको क्या समझा? देखें, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम इन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री कि सरकार और पुलिस ने इतना मुखर होकर ये बातें कही और कहा डॉक्टर और इंजीनियर जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा वो उतना बड़ा आतंकी। बड़ी बात है, ये बड़ा स्टैंड लिया मोदी गवर्नमेंट ने। दूसरी बात, उन्होंने पूरा इनका नैरेटिव जितना कुछ ये बोलते रहे हैं वो सब वीडियो पे दिखाया। तीसरे, उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से पूरा दिखाया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह अलग अलग गलियों में सीसीटीवी तोड़कर दंगे किए गए, उसका भी एक दूसरा वीडियो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये डिले वाली बात है, इसको तो खुलेआम जुबैर जैसे लोग, शर्जील इमाम और उमर खालिद के वकील इस बात को मान चुके हैं कि साहब हम बेंच हंटिंग कर रहे थे और हम अपने मुकदमों को इसलिए नहीं लगने देना चाह रहे थे क्योंकि बेंच पर जस्टिस बेला त्रिवेदी बैठी हुई थी। बेला त्रिवेदी को अवॉइड करने के लिए खुलेआम ये लोग अपने को बेंच हंट कर रहे थे और अपना मुकदमा खुद ही टाल रहे थे, ऐसा चंचूड़ साहब ने बताया। और बेला त्रिवेदी से इस कदर नाराजगी थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने इतिहास में पहली बार किसी जज को फेयरवेल नहीं दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, सिर्फ इसलिए कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, इतना ज्यादा नैरेटिव बना दिया गया है, इतना ज्यादा नैरेटिव बना दिया गया है। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि भैया ट्रायल क्यों नहीं शुरू करते हो, कब तक ऐसे रखोगे? तो उसका भी जवाब दिया है कि साहब ये ट्रायल शुरू नहीं होने देना चाहते, ये किसी ना किसी मुद्दे पे फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ट्रायल इन्होंने रोक के रखा है। ये अपनी जमानत तो लटकाते ही, ये ट्रायल भी रोक के रखते, ट्रायल नहीं होने दे रहे। तो आई कैन ओनली होप, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं पुलिस साहब कि इस कदर इतना स्पष्ट बोलने के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट अब इस तमाशे को बंद करेगी। बहुत दिनों से इनका बेल का तमाशा चल रहा है। अच्छा, एक और मैं ये समझने से, मतलब ये समझने से कई बार होता है कि ये जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी आपने देखा, वो भी आपके सामने आ रहा है, उसमें अल फलाह में आपको सारे डॉक्टर्स मिल रहे, वो दिल्ली तक में है, ये तमाम चीजें हो रही थी कि हमास की तर्ज पर 1990 में जो हम देखते हैं, ये शिशपाल सिंह बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल्स में और हथियार जमा किए गए थे। ठीक है, सादाब बेग पकड़ा गया था, ये भी मालूम है, उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी बताई थी। इसके बावजूद भी ये तमाम चीजें जब कोर्टों में जाती हैं तो उखड़ कैसे जाती है, आपको कमी कहाँ लगती है? देखिए, इसमें दोहराने की कभी कभी सच में प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे और पुलिस के पार्ट पे कुछ शॉडी काम होता है, कुछ घटिया काम होता है और कोर्ट को इतनी अच्छी तरह से आप कन्विंस नहीं कर पाते। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि जो हमारी अदालतें हैं वो एक बड़ा लिबरल व्यू रखती हैं
क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, यानी कि बेल नियमतः मिलनी चाहिए और जेल बहुत अपवाद के रूप में आदमी को जाना चाहिए। लेकिन कितनी जगह हम देख रहे हैं, हमने देखा कमलेश तिवारी के जो हत्या का मामला था, उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है और वो आदमी दूसरे दंगे में लिप्त पाया जाता है। ये पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें हैं, आपने देखा है। वो आदमी शायद कन्हैया लाल वाले केस में किस दंगे में पकड़ा गया। तो आपको भी बेल देने से पहले सोचना होगा कि नॉर्मल, ये सामान्य हालात नहीं है, ये सामान्य हालात नहीं। अगर शर्जील इमाम कह रहा है कि हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया में 10,000 जवान लड़कों की फौज है, हमको देखना है कि हमें इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर वो कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर कह रहा है हमको 5 लाख आदमी दीजिए, और उसके वर्ड्स हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट को भारत से परमानेंटली काट दूंगा, जी परमानेंटली काट दूंगा, असम को भारत से काटना हमारा फर्ज है। वो आदमी कह रहा है कि कोर्ट को उसकी नानी याद दिला देंगे। ये जब प्ले तो करें, पता नहीं जजेस सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट पे भरोसा मत करो, कोर्ट को उसकी नानी याद दिला दो। अगर इतनी बड़ी बात के बाद भी जजों को नहीं समझ आ रहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं, आप सोचें। डिटेंशन सेंटर जला दो, हिंदुओं का दूध और पानी रोक दो, 500 शहरों में बवाल मचा दो जहां भी मुसलमान हैं। मतलब ऐसी बातें आप, फिर कह रहा हूं, ऐसी बातें तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की मुझ से नहीं सुनाई पड़ती। और उससे बदतर बात यह है, उससे बदतर बात यह है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत के लिए आधा हिंदुस्तान लगा हुआ है। जी, ये लेकिन ये लोग जो इतना पैसा फंडिंग ये सब समझ में आती है कि नहीं कोर्टों में? खैर आप तो वकीलों के साथ आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं, आप वहां से इलाहाबाद में हैं, सब जानते भी हैं, सारे प्रोसेस को जानते हैं। जो ये इतना महंगा ट्रायल जिनका चलता है इन टेररिस्टों का या इन लोगों के लिए बचाव में जो खड़े होते हैं, ये वकील इन सब की फीस को कैसे शो करते होंगे? क्या कहीं अकाउंट में दिखा? ज्यादातर आतंकियों की पैरवी जमाते इस्लामी द्वारा होती है। जमाते इस्लामी इस देश का सबसे बड़ा हलाल ट्रस्ट चलाती है। योगी आदित्यनाथ की बात सुनिए, उन्होंने कहा कि ये जो तुम हलाल का पैसा दे रहे हो, ये आतंकियों के बचाव में काम आ रहा है। जुबैर जैसे आदमी को 14 लाख रुपए महीने की फंडिंग हो जाती है। आप इसको सोचिए। तो वहां तो फंड भी आ रहे हैं और वहां पे एक कमिटमेंट भी है, एक रिलीजियस कमिटमेंट है। आपने देखा है पंडित साहब की वो कमिटमेंट कितना ज्यादा है। वो उपराष्ट्रपति से लेकर मामूली गुंडे तक वही जिहाद, वही कमिटमेंट नजर आता है। यहां तक कि अगर शादी में भी आपको दिखता हो किस तरह से शादी हो रही थी, तो उसमें कौन कौन नामचीन पहुंचे, किन किन लोगों को आपने देखा, और वो शादी जिस आदमी की है, जिसको है वो अभी जमानत पे, और वो भी अभी कुछ ही दिन पहले, तो ये सब भी कमिटमेंट आपको लगता है कि उसी का है? और अच्छा, एक और बात आपसे, चूंकि बात हमारी हुई नहीं, माफिया की शादी में देश का एक भी ऐसा मुस्लिम पॉलिटिशियन नहीं बचा जो वहां मौजूद नहीं था। समाजवादी पार्टी तो पूरी थी। अच्छा, ये रिफाइन, आज एक अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या ये डिफाइन होना चाहिए कि जो लोग कोर्ट से, अदालत से, जो घोषित माफिया हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, और जब आप उनके परिवार की बात करते हो जिसमें से विरासत में माफिया भी है, लेकिन उनके जब फंक्शन होते हैं उसमें तमाम लोग आपको दिखाई देने लगते हैं, तो क्या ये मतलब एक अदालतों को या उनके जो स्थापित आपके यहाँ कानून है उनको धता बताने वाला हिसाब होता है कि नहीं? जैसे लालू प्रसाद यादव है, सजा याफ्ता है, लेकिन चुनाव प्रचार के हेड है, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो ये तय करते हैं भाई अगर आप चुनाव नहीं लड़ सकते किसी अपराध के चलते, कन्विक्शन के बाद, लेकिन आप चुनाव लड़ा सकते हैं, आपके नाम पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। ये तो मुझे लगता है ये किस तरह के चुनाव सुधार हैं। ये कई बार, मतलब मैंने तो एक बार कोशिश की थी, आपको तो खैर याद होगा, बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक होंगे उनको नहीं याद होगा, मित्रसेन यादव आपको याद होगा, उनको सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ,
और उसके बाद वो माफ हुआ। माफ होने के बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो यहाँ दिल्ली में कुछ लोगों ने, जिसमें हम लोग शामिल थे, हम लोग दरअसल इस पर क्लैरिटी चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि ये बताया जाए कि साहब अपराध की सजा माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, अपराध तो माफ नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं वो कोर्ट में पहुंचा, उसका क्या हुआ आज तक हमको नहीं पता चला। तो ये सवाल कई बार आम आदमी के दिमाग में टकराते हैं। आपको लगता है कि कभी इस पर भी बात होनी चाहिए? कम से कम जो चुनाव सुधार की बात इतनी होती है उन पर तो बात होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, एक कानूनी पहलू बताता हूं। अभी अदालतों में एक नया ट्रेंड आया है, जहां पे लोगों को जमानत ही नहीं दी जाती पुनीत साहब, उनके जो सजा सुनाई गई उस सजा को स्टे कर दिया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, इनको सजा सुनाई गई, इनकी सांसदी चली गई, कोर्ट ने इनकी सजा को ही स्टे कर दिया, सांसदी लौट आई। ऐसे सबके साथ हो रहा है, ऐसे सबके साथ हो रहा है कि जहां पर अदालतें अब सजा को ही स्टे कर दे रही। अभी तक क्या होता था, जमानत देते थे, अब तो सजा पे ही रोक लगा दी। इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति को केवल चुनाव प्रचार के लिए जेल से छोड़ा गया, केजरीवाल, जस्टिस खन्ना ने छोड़ा, चीफ जस्टिस। तो ये एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं, जहां पे सजा पर ही रोक लगा देते हैं। बाकी जो भारतीय कानून व्यवस्था है उसमें इतने ढेर सारे लेकुना है। आप सोच कर देखें, आम आदमी को क्या ये बात मालूम है कि इतिहास की सबसे बड़े खूंखार डकैतों में से एक पूनम, ये फूलन देवी, उसको कोई सजा ही नहीं हुई, उसके सारे मुकदमे ही मुलायम सिंह ने वापस ले लिए और उसको सांसद बना दिया मिर्जापुर से। आपको याद होगा जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहला काम ये किया था, 2 दर्जन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए थे। वो तो हाईकोर्ट ने रोक दिया। हाँ, हाईकोर्ट ने रोका था। बल्कि हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा कि आप इनको पद्मश्री भी क्यों नहीं दे देते। और उसमें से कई आईएम के थे जिनको बाद में सजा हुई, आजीवन कारावास, फांसी तक सबको हुई। जितनों के मुकदमे वापस ले रहे थे अखिलेश यादव, सबको सजा। अच्छा, मैंने सब फॉलो नहीं किए, लेकिन कुछ आईएम के मैंने फॉलो किए थे। मैंने ये देखा था कि ये कैसे संभव है कि ये सब किया जा सकता है। लेकिन ये तो आपको मालूम ही होगा, आज हमने किया भी है कि किस तरह से जो हुमायूं कबीर है वो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है मुर्शिदाबाद में, बेलडांगा में जो सबसे ज्यादा है। वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को उसकी नींव रखी जा रही है। तो ये तो मुस्लिम वोटों के लिए किस हद तक भारतीय राजनीति नीचे जाएगी उस पर बात हो ही रही है। ये तो उसी का एक हिस्सा हो सकता है। बाबरी मस्जिद बन सकती है आपके हिसाब से? अब भाई देखिए, बाबरी मस्जिद आप कहीं भी बना लें, उससे कोई रोक थोड़ी ना। आप किसी भी मस्जिद का नाम बाबरी रख दें। अब वो शाही मस्जिद और शाही इमामगाह, इस तरह आपने देखा है पूरे भारत में इस तरह के नाम है। जामा मस्जिद 1 दर्जन भारत में नजर आती है, उसका कोई क्या कर सकता है। रही बात मुस्लिम वोट बैंक की, तो मेरा 2-3 साल पहले से मैंने भविष्यवाणी कर रखी है और वो धीरे धीरे वो अब सच आ रही है कि जैसे मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, वैसे अब हिंदू वोट बैंक का डर भी पॉलिटिशियंस को सताने लगा है। अब धीरे धीरे नजर आने लगा है कि हिंदू वोट बैंक भी एक वास्तविकता है। और पॉलिटिशियन, अब देखिए राहुल गांधी ने जमाने बाद फिर से जनउदाहरण किया है कल, तो एक हिंदू वोट बैंक भी ऐसा है जो अब हकीकत में आ रहा है और जो भाजपा की चुनाव दर चुनाव जीत का कारण बन रहा है और वो भी लोगों को परेशान कर रहा है। पुनीत सर, अच्छा, एक आपने राहुल गांधी का जब नाम ले लिया, आपने उनके जनाव की बात कर ही ली, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी क्या अभी भी किसी और राजनीतिक, क्योंकि अब अखिलेश लोग कह रहे हैं कि झटकने की कोशिश में है, तमाम लोग इस तरह से कोशिश में हैं कि अब उनकी जो ताकत का जो 99 जो सांसदों के जीत के आने के बाद उनको इस बात का एहसास दिलाने लगा था कि वो 240 से ज्यादा होते हैं और असल में चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता था, बीजेपी ने नहीं जीता था। ये उनको, राहुल गांधी को अभी तक ये पूरा यकीन है।
तो धीरे धीरे इस यकीन से पर्दा हट रहा है। और चूंकि उनकी परेशानियां, मैं वही बताने के लिए हम लोग शुरू कर रहे थे कि किस तरह से परेशानी, आज डीके शिव कुमार पहुंच गए हैं कल से दिल्ली में सिद्धारमैया को हटाने के लिए। ये क्या राहुल गांधी का क्लाउड कमजोर हो रहा है इसलिए शुरू हो रहा है, या क्या वजह आपको लग रही है? और क्या आगे ये जो चुनाव का रिजल्ट है बिहार का, ये आगे क्या क्या इंपैक्ट डालेगा? मैं बहुत दिनों से एक जुमला बोल रहा हूं धीरेन्द्र पंडित साहब, कांग्रेस इसको हाई कमांड कहते थे। मैं बहुत तो 4-5 साल से बात कर रहा हूं कि कांग्रेस में गांधी परिवार ना हाई बचा और ना ही कमांड में है। आप ये देखिए, ये सिर्फ अपनी चला सकते हैं यूपी जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, जहां पर इनका कोई पकड़ नहीं है, जहां पर जरा सा भी रीजनल लीडर्स पावरफुल हैं, उन्होंने कांग्रेस को ठेंगे पे कर रखा है, गांधी परिवार को। ये आधे आधे टर्म वाली जो बात डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में आप देख रहे हैं, और जिसपे सिद्धारमैया वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये पहले छत्तीसगढ़ में हो चुका है। जी। भूपेश बघेल आधे टर्म के लिए थे, और आधे टर्म के लिए वो क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं, सिंहदेव। आधे टर्म के लिए सिंहदेव की बात थी, भूपेश बघेल पलट गए और गांधी परिवार कुछ नहीं कर पाया। आज सिद्धारमैया अगर पलट जा रहे हैं तो गांधी परिवार कुछ नहीं कर सकता। ये रेवंत रेड्डी बीच बीच में ऐसे बयान देता रहता है, ये खून का घूंट पी के रह जाते हैं। तो कहां क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल तो चलिए बाहर ही आ गए, शशि थरूर तो एक अलग ही लीग में चले गए। तो मतलब हकीकत ये, अभी देखे परसों जब इनकी समीक्षा बैठक हो रही थी, चुनाव में वोट चोरी, तो सबसे एंड में ये बोले दिग्विजय सिंह ने कहा अच्छा ठीक है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है तो हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता कहाँ है, हमारा संगठन कहाँ है? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संगठन नहीं है, बूथ लेवल पे क्या खाक होगा। और जब वो ये बात कह रहे थे तो संगठन के जो प्रभारी वेणुगोपाल वहां बैठे हुए थे राहुल गांधी के बगल, सीधे अटैक किया उन्होंने। कार्तिक चिदम्बरम को आपने सुना, उसका बयान सुना आपने कि साहब ये वोट चोरी वगैरह कोई मसला नहीं, फालतू बहाने बंद करें। पी चिदम्बरम बीच बीच में कैसे बयान देते रहते हैं, आपने सुना है। तो इट इज अ फ्री फॉर ऑल। कोई गांधी परिवार, देखिए भाई, डरता आदमी किससे है पुनीत साहब? डरता आदमी उससे है जो आपको कोई देने की पोजीशन में हो। आप बाप तो नहीं है ना कि बुला के 2 थप्पड़ मार देंगे। आप कुछ देने की पोजीशन में होते हैं तो लोग आपसे डरते हैं। जब आप कुछ देने की ही पोजीशन में नहीं बचे तो किस बात का डर और किस बात का खौफ? और अब तो बात इस तरह हो रही कि अगर राहुल गांधी की यही हरकतें रहे और कांग्रेस का यही तरीका रहा तो 2029 में फिर ये 2014 की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अभी तो फिर भी 99 तक पहुंच गए, 3 चुनाव हो गए, आप ट्रिपल डिजिट पे नहीं है। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं इसलिए नहीं कि वो ऐसा सोचते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी इसके अलावा कहें क्या? जब आप 100 चुनाव हार चुके होते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप कह दे कि साहब मुझे नाचना नहीं आता, या आप कह दे आंगन टेढ़ा। 2 में से तीसरा कोई विकल्प बनता नहीं ना। और दूसरी बात, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बवाल जनरल अपराइजिंग तभी होती है जब आप देश की जनता का, देश के चुनावी, बांग्लादेश पे देखिए आपने क्या किया, आपने कह दिया ये चुनाव ही नहीं था, कारण खालदा जिया ने बहिष्कार किया और शेख हसीना ने तमाम लोगों को जेल में डाल दिया। तो सबसे पहले अमेरिका ने कहा हम इस चुनाव को चुनाव मानने से इनकार करते हैं। राहुल गांधी बस ये कर रहे हैं कि किसी तरह भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दें। आजकल हर बयान में जेनजी का जिक्र करते हैं राहुल गांधी। मेरा दावा है कि नेपाल के पहले राहुल गांधी ने अपने जीवन में जेनजी वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाला। बीबीसी और इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े बड़े मीडिया पोर्टल बड़ी बड़ी लीड छाप रहे हैं कि भारत में जेनजी आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। और मैंने ट्वीट किया कि भारत में जो जेनजी है वो पे खड़े होकर गिटार पे हनुमान चालीसा गा रहा है, हनुमान चालीसा गा रहा है। वही दरअसल एक ये जो इसके बाद एक नई बातचीत शुरू हुई है यूपी में, आपने जरूर देखी होगी कि किसी भी तरह से
समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को अब हम लोग 30-40 से ज्यादा सीट नहीं देंगे, उनकी हैसियत नहीं है कि इससे ज्यादा लें, और वहां उनका है नहीं कोई भी, अगर आप देखेंगे हाल पुरसा हाल कम से कम बंगाल में। तो क्या मतलब सिर्फ साउथ के अलावा, और वो भी उनके कंधों पे, क्योंकि वो लग नहीं रहा है कि केरल में भी उसकी कोई वापसी की कोई गुंजाइश, या हालांकि सिर्फ इसलिए है कि स्टालिन भी नाराज हैं। राहुल गांधी ने विजय को फोन किया था, उस फोन की वार्तालाप बाहर आने के बाद स्टालिन भी बहुत नाराज है राहुल गांधी से। अपने लेवल पे तमिलनाडु में एक पार्षद ही नहीं जीत सकते। तो ये क्या होगा, मतलब यूपी में आपको क्या लग रहा है? यूपी, हम लोगों का कंसर्न यूपी में क्या लग रहा है आपको लंबा, अगर इसके बारे में बताइए थोड़ा। भाई क्या लग रहा है नहीं लग रहा वाली बात अलग है। देखिए, अगर कायदे की बात तो ये है कि कांग्रेस को फाइनली, और ये मैं अब चैनल दर चैनल कहता जा रहा हूं, फिर मुझसे लोग कहने लगते हैं पुनीत साहब कि आप हर चैनल पे जाके वही बात रिपीट कर देते हो, लेकिन दैट इज द ओनली लॉजिकल थिंग। कांग्रेस को खत्म किसने किया? भाजपा ने खत्म किया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने खत्म किया, बिहार में लालू ने खत्म किया, दिल्ली में केजरीवाल ने खत्म किया, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया, बंगाल में ममता बनर्जी ने खत्म किया, साउथ में डीएमके ने खत्म किया। तो इनको भाजपा ने नहीं खत्म किया ना, और जिन्होंने तुम्हें खत्म किया तुम उन्हीं का पिछलग्गू बने हुए हो। तो भाई अपने पैर पे तो तभी खड़े होगे ना कि जब जिन लोगों ने तुम्हें खत्म किया उनके खिलाफ तुम चुनाव लड़ो। दिल्ली में भी ये चाह रहे थे कि केजरीवाल से पैक्ट हो जाए, केजरीवाल इनको ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे, फाइनली आप अकेले लड़े, केजरीवाल हारा, भाजपा जीती, लेकिन आपका 3% वोट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 3% आपका वोट बढ़ा। बिहार में भी आज मैं आपसे, देखिए एक चीज मैंने एक नई चीज कह रहा हूं, इसको सुनिए, और ये बड़ी बात है पुनीत साहब। बिहार में सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बैगेज थी महागठबंधन में, बोझा थी। हकीकत यह है कि महागठबंधन पे अगर कोई बोझा था तो तेजस्वी यादव का चेहरा था। अगर महागठबंधन ये कह देते कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो यकीन माने नतीजे कुछ और हो सकते थे। लोग तेजस्वी यादव से डर रहे हैं, लालू परिवार से डर रहे हैं, जंगल राज से डर रहे हैं। अरे अगर आप कांग्रेस ने अलग से वहां खड़ा होता, अभी भाई आपने 6 सीटें जीती, अब 2 सीटें जीती, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े तो होइए। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि अब इसमें कांग्रेस में इस समय ये बात बड़ी तेजी से चल रही है कि साहब ये पिछलग्गू बन के हमें कुछ मिलना नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को या तो बहुत हार्ड बार्गेन करते देखें और या फिर अकेले लड़ते देखें। नहीं, लेकिन कांग्रेस में 2022 उत्तर प्रदेश में लड़के अकेले देख चुकी, 293 में से 2 सीटें जीती, 6 पे दूसरे नंबर पे रही, 2.2 वोट परसेंटेज मिला था। तो क्या करोगे आप? भाई इसलिए ना आपको अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के साथ लड़ के क्या मिल रहा है? आप तो सिर्फ एक बैसाखी पे टिके हुए हो। और आप इसे समझ लीजिए कि आप अपने, जब तक कांग्रेस नॉर्दर्न इंडिया में वापस एक आंशिक रूप से भी वापसी नहीं करती तब तक अब वो सरकार बनाने का इरादा छोड़ दे। देखिए ये नहीं हो सकता पुनीत साहब कि बंगाल में भाजपा को ममता रोक लें, बिहार में लालू रोक लें, उत्तर प्रदेश में तेजस्वी अखिलेश रोक लें, दिल्ली में केजरीवाल रोक ले, कश्मीर में अब्दुल्ला रोक ले, और केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये नहीं हो सकता, ये नहीं संभव है। कर्नाटक में आपकी जो सरकार चल रही है उसका अगला हश्र क्या होगा हम सब समझ रहे हैं। हिमाचल में आप सरकार 100% लूज कर जाएंगे अगले चुनाव में। तेलंगाना में तो खैर अभी शुरू ही हुई। तो भाई तुम्हारी पोजीशन कहां है? ले दे के अगर कांग्रेस कहीं थोड़ी बहुत नजर आती है मजबूती से, तो आज भी मध्य प्रदेश में, हारने के बाद भी मध्य प्रदेश में नजर आती है। आपने देखा था मार्जिन बहुत कम था पहली बार, तो आज भी आपकी वहां पे, लेकिन वहां पे भी आप देखिए, आप जाते हैं, आप मीटिंग करते हैं और आप उसमें कमलनाथ को इनवाइट तक नहीं करते। वो अभी से बैठ के 3 साल पुरानी एक वो बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं 3 साल आगे की। आप मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को बुलाते हैं, वो दिग्विजय सिंह जो अपने मुंह से कहते हैं मैं जहां जाता हूं कांग्रेस का वोट कम हो जाता है। वो शुरू में तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ज्यादा ही उसको भी यकीन हो गया, पहले हो नहीं रहा था। एक आजकल आप जो है बहुत गौर कर रहे हैं कि पत्रकार क्या कह रहे हैं। वैसे तो आप हमेशा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्विटर की वॉर में किसी को छोड़ते नहीं है, ये मैं देखता हूं। जनरली आप जवाब देते हैं वहां जाके, उनको कोई छोड़ते नहीं मौका। कल योगेंद्र यादव ने कहा, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि मैं
साहब चुनाव को मैं अभी भी देखता हूं, हालांकि मैं वो नहीं रह गया हूं और मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, लेकिन कह रहे कि हमको पहले से यकीन था, बिहार में उन लोगों को जीत की उम्मीद थी जो बिहार से दूर थे। आपने उससे पहले देखा अजीत अंजुम खुद उस तरह कह रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कहा ये बिहार की बम्पर जीत की वजह से है, चाहे आशुतोष हो या तमाम लोग हो, या एक लगातार जो हार के बाद ना आप लगातार बहुत सारे दिनों तक एक कागज के मतलब एक कागज को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पंख उसको बना के, और वो नहीं उड़ रहा है, तो एक के बाद आप खेल से बाहर होने लगते हैं, मतलब थक जाते हैं। तो आप इन दोनों चीजों में से क्या देख रहे हैं? या तो बिहार की इतनी बड़ी जीत ने हताश कर दिया, या निरंतर कोशिशों से हताश में आ गए। ये इकोसिस्टम टूट सकता है क्या? क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं ये इकोसिस्टम विपक्ष का या रीजनल पार्टियों का नहीं, ये इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल में राहुल गांधी कांग्रेस का है, जो वो उसको क्रिएट करते हैं। क्या अब उसके अंदर भी क्रैक दिखने लगे, दरारें दिखने लगी, इंतजार लंबा हो गया, 29 से भी मौका खोने लगे, ऐसा लग रहा? दरारों की बात कर रहे हैं आप पुनीत साहब। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि महागठबंधन 243 सीट पे 256 कैंडिडेट लड़ा रहा था और उसको फ्रेंडली फाइट कह रहा था। मतलब कैसी दरारें भाई, यहां दरार हम दीवार ही नजर नहीं आ रही थी। आप सोचे हैं सहनी वाला जो डिबैकल हुआ, पता चला कि पूरे बिहार में एक सहनी वोट नहीं मिला है। हाँ, वो तो नॉट इवन वन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट लड़ा, हरा भी दिया उसका। तो दरार वरार छोड़े। और पिछली बार भी आपने देखा महागठबंधन की बैठक जो हुई थी उसमें कैसी कैसी बातें हुई थी। सबसे पहले उससे नीतीश भागे थे, केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षा है। अभी देखे बयान आने लगे हैं, कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ममता लीड करेंगी, रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि अखिलेश लीड करेंगे। अभी मतलब आप देखें ये कहां, देखिए महागठबंधन फोटो ऑप के लिए आता है, इंडी गठबंधन फोटो ऑप के लिए आता है। देखिए मैं बताऊं दिक्कत कहां है। आप आके 20-22 नेता फोटो खिंचा लेते हैं, व्हाट देन, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद कोई मीटिंग होती है जिसमें बैठकर आपस की चीजें डिस्कस की जाए। आप फोटो खिंचाने, अरे भाई देखिए अब ये सब उतना रह नहीं गया। एक मोटी सी बात समझ लीजिए पुनी साहब की एक सिंगल पॉइंट फॉर्मूले पर पूरे गठबंधन बनते हैं। मोदी हटाओ, आरएसएस भगाओ, भाजपा हटाओ, और क्या है भाई? आपके पास कोई और एजेंडा हो, आपके पास और कोई बात हो, आपके पास कोई विजन हो। क्या विजन है? मोदी हटाओ। आप मुझको बता रहे थे, यू वर टेलिंग मी कि आप बिहार गए और वहां पे आपने देखा बहुत ढेर सारा डेवलपमेंट आपने देखा, और आपने वहां पे देखा कि राजद का वोटर क्या है, ये सब कोई डेवलपमेंट नहीं, वो डेवलपमेंट वही होगा जो लालू यादव करेंगे। तो अब ये कौन सा विजन हो गया? ये तो आप ही ने मुझे किस्सा बताया था। हाँ, मैं तो खुद वो कवर किया, वीडियो पे भी है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग, मैं दरअसल इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा था। ये तो पहले से इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो जो इकोसिस्टम हर बार ये बताता है कि साहब इस बार मोदी जो है रात भर सोए नहीं थे और शाह तो छत पे घूमते रहे और नाराज हो गए, वो इस बार ज्यादा कस रहा है, वो हमसे ज्यादा उसको लग रहा है। देखिए इकोसिस्टम को मैं 3 तरह से बताता हूँ जी। पहला ये बताता हूँ कि सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है कि इकोसिस्टम को पैसे नहीं दिए गए। आपने देखा कितने पत्रकार एकदम धरना दिए बैठे हैं कि साहब राष्ट्रीय जनता दल ने हमें पैसे नहीं दिए। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक बड़े पत्रकार जिनका भी आपने नाम भी लिया था, उनके होटल का बिल नहीं चुकाया गया था, वो अपना बैग लेके भाग गए थे। तो इकोसिस्टम एक तो यहां मात खाया। दूसरी बात, कैसा इकोसिस्टम? योगेंद्र यादव उर्फ मोहम्मद सलीम अपने मुंह से कह चुके हैं कि साहब वो फार्मर आंदोलन वगैरह तो कुछ होता ही नहीं, हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच बनाते हैं। अपने मुंह, उनका बड़ा वायरल वीडियो कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच बनाते हैं, अखिलेश यादव नहीं खेल पाए तो हम क्या करें। और तीसरी बात, देखिए इकोसिस्टम कैसे काम करता है। एक लखनऊ से एक चैनल निकलता है 4 PM। हाँ, अब मैंने कल उसके कुछ प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट डाले। पहले ये है, हार गए नीतीश, नहीं जीतेंगे नीतीश। फिर दूसरा ये है कि तेजस्वी बनेंगे CM। तीसरा ये है
कि एनडीए जीत रहा है पर नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। चौथा ये है कि नीतीश बन गए सीएम पर एनडीए रहने नहीं देगा सीएम। अब वो मतलब ये वो इकोसिस्टम है जो रोज पिछले 11 साल से मोदी सरकार गिरा रहा है, जो पिछले 8 साल से रोज योगी सरकार गिरा रहा है। तो इस पे देखिए कोई इनका कोई भरोसा, आप जाके देखें इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। एक एक चैनल के 50-50 लाख, 20-20, 30-30 लाख फॉलोअर हैं और व्यूज आ रहे हैं 1200, 700, 800। आपकी बात से मैं जो हूं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा तो मैं एक नाम तो ले रहा हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी। उसने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बना, ये बिहार नहीं है, एक भी नाम काटा जोड़ा तो तैयार रहना, मतलब उसने धमकी, ये पहले बिहार में काटने पे ये बता रहा था, लेकिन उसने अब ये कहा है, नया है। उसके बाद कहा नीतीश के सामने क्यों झुक गए शाह, नीतीश के सामने बिहार चुनाव का सीक्रेट नीतीश कुमार के पास है, ये एक वो है। ये इससे पहले नीतीश ने नहीं दिया इस्तीफा, बिहार से आ रही है बड़ी खबर। काश देश भी चुनाव मैनेज होता, देश का चुनाव भी मैनेज हो जाता। संकट में भारत, नए आंकड़े बता रहे हैं। 2 दिनों से किस काम में लगे अमित शाह, मतलब ये सिर्फ अगर ये पढ़ लें और कोई जर्नलिज्म की कोई क्लास हो तो कम से कम आप ये तो कह ही सकते हैं कि ये नहीं करना। लेकिन अभी ये नाराज क्यों हो गए? आप इसमें एक आखिरी ट्वीट बताइए ना कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जब आप बात करते हैं तो 10 साल से बेरोजगार आदमी केवल मैच देखने ऑस्ट्रेलिया जाता है, आपने देखा है तो हाँ। मैं हमेशा कहता हूं गंदा है पर धंधा है। ये तो है, ये मोदी कांग्रेस का पुनीत साहब, ये हम लोग की समझ के बाहर है। इसके लिए जिस लेवल की बेशर्मी चाहिए, हाँ मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि जिस लेवल की बेशर्मी चाहिए हम लोग की समझ के बाहर है पार्टनर। ये मैं कभी मैं क्या कहूँ भाई, मैं क्या कहूँ और किस पे कहा जाए। लेकिन ये अब निराश एक बार जी मेरी एक बड़े पत्रकार से इन्हीं में से किसी से बात हो रही थी। हमने कहा कभी आपने देखा है आपको कमेंट किस तरह के आते हैं आपके ट्विटर ट्वीट पे? हाँ। बोले मैं कमेंट देखता ही नहीं, कमेंट देखूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। अपना कहा और आगे बढ़े। और इस तरह के ट्वीट करने आप मैंने ये भी दिखाया कि देखिए साहब ट्वीट कर रहे हैं, मोदी के ऊपर टैग कर रहे हैं, राहुल गांधी को टैग कर रहे हैं, पवन खेड़ा को टैग कर रहे हैं, जयराम रमेश को। तो लोगों ने कहा साहब पेमेंट मोदी से नहीं हो ही जाएगा। तो लेकिन इनकी उम्मीद टूटने लगी, इनका मतलब पेमेंट अब इनका कम हुआ है, ऐसा अब आपको लग रहा है? पेमेंट नहीं होगा। कभी आप रवीश कुमार को देखें, मैंने तो उनके कुछ बड़े मजेदार वीडियोस पोस्ट किए हैं और एक उसमें उन्होंने अपनी कविता लिखी थी, बड़ी अजीबोगरीब कविता थी। एक हिंडनबर्ग को लेकर उनका है, एक अभी उन्होंने देखा कि तेजस्वी यादव की टी शर्ट में 45 मिनट का प्रवचन दिया, केवल तेजस्वी यादव की टी शर्ट में। हाँ तेजस्वी यादव के केवल टी शर्ट के रंग पे उन्होंने वीडियो बना दिया। तो लेकिन ठीक है, उनको पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, बात खत्म। पैसे तो आ रहे हैं उनको, चलिए। लेकिन आज ठीक है, अनौपचारिक बातचीत रही और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग तो जुड़ते रहेंगे। और चूंकि अनुपम जी ने कहा है कि वो फ्राइडे रिजर्व रखेंगे, अब वो समय कौन सा होगा ये हम लोग देखेंगे, वो समय पे देखते रहेंगे। लेकिन चलिए, बातचीत अनौपचारिक लेकिन अच्छी बातचीत रही और आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी आपका, और तमाम दर्शकों की ओर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने जयपुर में मुझे सुबह जल्दी उठा के इतना लंबा मॉर्निंग वॉक कराया जमाने बाद, उसके लिए मैं आपको अभी तक धन्यवाद नहीं दे पाया। नहीं, हम लोग वहां जयपुर डायलॉग में बहुत सारी बातें हुई, वो अलग बात है। कभी हम लोग अब इलाहाबाद में ये बातचीत होगी, माफ कीजिएगा प्रयागराज में, क्योंकि हमारी सनातन सभ्यता में जो कहा जाए वही माना जाए।
तो उसी के साथ बातचीत होंगी। आज के लिए आप जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्यादातर लोग तो उनके अनुपम जी के चैनल पर देखते ही हैं घूमता आईना नृत्य, और जिसने नहीं देखा है वो सब्सक्राइब भी करे और वहां जाए भी, और हम लोगों को सपोर्ट आप कीजिए, ये आपसे अनुरोध। और मैं आप लोग बता दूं कि मैं नहीं जानता आप लोग धीरेन्द्र पुंडीर साहब कितना जानते हैं, लेकिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड जर्नलिस्ट। बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ रखा है और बहुत ढेर सारी जानकारियां इनसे बात करके मिलती हैं। बल्कि जयपुर डायलॉग्स में बोलते हुए मैंने इनकी तमाम जानकारी भी शेयर की लोगों से। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।